नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल पार्टीज 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, तो पॉलिटिकल पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक लगेगी। दुनिया भर के बड़े मंचों पर टॉप 5 इकोनॉमी में भारत के आने का जिक्र है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में मंदी की फिक्र भी है। इन सब मुद्दों पर यौगिक और आयुर्वेदिक सोच क्या कहती है, इस पर चिंतन और मंथन करने के लिए आज हम हैं हरिद्वार में और हमारे खास मेहमान बाबा रामदेव, आपका स्वागत है। प्रणाम। पहला सवाल यह कि मोदी सरकार ने वादा किया था धारा 370 को हटाने का, वो हो गया। भव्य राम मंदिर की बात हो रही है, वो बन रहा है। क्या अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है? आपकी क्या राय? यूनिफॉर्म सिविल कोड वो उत्तराखंड से ही शुरू हो रहा अभियान और पूरे देश में होना ही चाहिए। एक देश, एक संविधान, एक कानून, यह तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा ध्येय है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई क्वेश्चनिंग क्यों होनी चाहिए? तो देर क्यों लग रही है? देर, मुझे लगता है कि रास्ता देवभूमि से निकलेगा और पूरे देश में यह सोच विमर्श मंथन होगा कि क्यों नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बेवजह मुद्दा बना देते हैं, क्यों कर रहे हैं साहब, ये क्यों नहीं करना चाहिए भाई। तो जो भी कारण रहे हों देरी में, अब राम मंदिर भी तो बना है ना, 370 भी तो हटी है ना, तो ये समान नागरिक संहिता का भी कार्य पूरा होगा दिबांग जी। होगा। कोई टाइमलाइन है कब तक होगा? नहीं, उत्तराखंड में तो अभी शुरू हो चुका है, पूरे देश में भी हो जाएगा। मुझे लगता है 2024 से पहले समान नागरिक संहिता ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण वाला भी काम होगा। वो भी देश के लिए जरूरी है। बेहता से संख्या बढ़ती जा रही है। सड़कें, स्कूल, कॉलेज सब तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड पॉपुलेशन। ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो ये भी काम होना चाहिए। इसमें आपका तो सहयोग है ही, योग भी है। आपसे और हमसे कोई खतरा नहीं, सेम है दिबांग भाई। और लेकिन ये तो कुछ लोग सुबह से शाम तक इसी काम में जुटे रहते हैं, पिले रहते हैं, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। वैसे आप थोड़ी और नजर घुमाएं तो और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। अरे साहब, इसमें मोदी जी से कोई खतरा नहीं, जो है हमारे योगी जी से कोई खतरा नहीं, बहुत एक लंबी फरहिस्त है। अब महिलाओं के नाम नहीं ले रहे हैं। वो आप ले लीजिए। अरे जो है हमारी ममता मई बनर्जी हैं, और भी बहुत हैं, मायावती जी हैं, सब। तो सब ये क्या मदद कर रहे हैं देश की? देश की जनसंख्या ना बढ़े और जो देश के लोग हैं उनकी सेवा कर पाए। अपने बच्चे पैदा करना ये देश की सेवा है क्या? अपने बच्चे नहीं, फिर भी हम देखो सुबह से शाम तक। सन्यासी का मतलब सेवा, सन्यासी मतलब सबका ख्याल रखना। ये हमने करके दिखाया ना, उसको जिया है ना। इसको लोग फिर गलत क्यों मानते हैं? देखिए, इसको भी फिर राजनीतिक इश्यू ले आते हैं। क्यों? कि एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए शायद उनको टारगेट करके कानून बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे देश के अंदर लिटरेसी, पावर्टी ये सब कम होती है, तो मैं मानता हूं कि उससे भी जनसंख्या घटती है। लेकिन कुछ लोगों को बरगलाया जाता है कि तुम संख्या के आधार पर, जो है लोकतंत्र में तो वोट की राजनीति है ना, उसके आधार पर जिसकी संख्या भारी उसकी अधिक भागीदारी होगी राजनीति में। ऐसे कुछ लोगों को बहकाते, छोड़ो, सब आगे बात करो। आगे जो बड़ी चर्चा है वो मदरसा की है और वक्फ बोर्ड के सर्वे की है। आपकी इस पर क्या राय है? ये आपके पड़ोसी राज्य में हो रहा है। देखिए, यहां भी शुरू हो गया, उत्तराखंड में भी। मदरसों के सर्वे में दिक्कत क्या है? हमारे गुरुकुल का सर्वे किया गया, हमारी योगपीठ का सर्वे किया गया, स्वामी रामदेव की पूरी जन्म पत्री खगाली गई, जबकि मेरी जन्म पत्री बनी हुई नहीं है। गांव तक पहुंच गए, बाबा रामदेव को चारों तरफ से खोजा, चारों तरफ से अग्नि परीक्षा ली, ठोका खूब जोर से। तो ठोक पीट करके सर्वे होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? जब किसी ने गुनाह नहीं कर रखा, कोई इलीगल इमोरल काम नहीं कर रखा, तो डर किस बात का? तो मदरसों का सर्वे हो। मैं तो कहता हूं जो ईसाइयों के जो चर्च चल रहे हैं, उनके भी जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, उनके जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक जगह क्यों? सबके लिए ओपन होना चाहिए। और जो आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्थान है उनका सबका होना चाहिए। पतंजलि का भी हो, आरएसएस का भी हो, आर्य समाज का भी हो, सब मत संप्रदायों का कर लो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, पारदर्शिता ही तो इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
ये जो वक्त का जो सर्वे हो रहा है, क्या ये पूरे देश में होना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 18 लाख एकड़ जमीन जो है वो सेना के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवेज के पास है, 8 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरे नंबर पे है मतलब लैंड होल्ड करने में। हाँ। और उसमें ऐसा सुना है कि बहुत सी जगह इन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे। नाजायज कब्जा किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो बात मैं कहता हूं, सर्वे में दिक्कत क्या है? यदि गलत नहीं कर रखा वक्फ बोर्ड वालों ने तो फिर समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। तो समस्या इतनी सी है कि कुछ लोग गलती करके और फिर जो है दूसरों को धमकाते हैं, वो गलत है। तो डराना धमकाने वाला काम नहीं होना चाहिए, सर्वे के नाम पर भी नहीं होना चाहिए और वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग गलती करके धमकाते हैं या ऐसे भी लोग हैं जो धमकाते हैं और फिर गलतियां करते हैं? देखो, अब आप बहुत समझदार होशियार पत्रकार हो, इसलिए मैं ज्यादा तो आपकी बातों में उलझूंगा नहीं, लेकिन इतना मैं कहता हूं, ना मैं डरता हूं ना मैं डराता हूं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आपका मत जरूर जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि उन पर बैन लगना चाहिए? इसके अलावा अब हम ये सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा मुस्लिम समुदाय का, तो क्या ये नहीं लगता कि इन चीजों से ये मैसेज तो जाता है ना कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और शायद इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, पीएफआई का जहां तक प्रश्न है, वो लोग इस देश में एक रिलीजियस टेररिज्म, जिस शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, रिलीजियस टेररिज्म और उसको इंटेलेक्चुअलिज्म का जामा पहना करके एक पॉलिटिकल टेररिज्म की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं। देश में गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं। अब गजवाए हिंद को या सरिया को एक नए अवतार के रूप में लाना चाहते हैं। अब ये वक्त चला गया है, देश लोकतंत्र से चलेगा। कोई कभी जातियों के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी वर्ग विशेष के नाम पर, कभी भाषाओं के नाम पर ये जो उन्माद और आतंकवाद, टेरर और टेररिज्म ये फैलाए जाते, गलत है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए आपकी जरूर लगना चाहिए। उनके कर्म ही ऐसे अपने आप ही लगेगा। आप और मैं लगाने वाले कौन होते? पर ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब और घूंघट एक जैसा है। देखो, घूंघट भी वैसे भारत की परंपरा नहीं है। ये भी चला तो मुगलों के समय से ही था कि मुगलों को जो स्त्री पसंद आती थी उसको उठा ले जाते थे। बेटियां पसंद आती थी जहां, उनको भी उठा लेते थे, और सब पाप कर रखे इन्होंने। खैर, तो घूंघट का, हिजाब का आप उसकी तुलना मत कीजिए। ये बताइए कि आपने 2013 में एक यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री को बदल दिया। अब एक और यात्रा निकल रही है, क्या इस बार भी प्रधानमंत्री बदलेंगे? देखिए, ये जो यात्रा है ये कांग्रेस के अस्तित्व बचाने की यात्रा है। लोग गलत इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कोई ये सिंहासन बदलने की तैयारी है। ये तो अपना आसन उनका बच जाए और कांग्रेस पार्टी टूटने से बच जाए, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और हर एक को हक है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों जिंदा रहना चाहिए, तभी देश और देश के मुद्दे जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं इस यात्रा को ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है। बुजुर्गों को सम्मान भी शायद शुरू कर दिया उन्होंने देना, और संघर्ष भी शुरू कर दिया है। ऐसा करते रहेंगे तो जो कांग्रेस बचाओ जो अभियान है ये जरूर इस यात्रा से पूरा हो सकता है। और क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कुछ लोग देख रहे थे, तो शायद इस यात्रा के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद टूट जाए। कांग्रेस को लेकर के जो आपने बयान दिया, मैं भी इक्वली सरप्राइज हूं। ये पुरानी मोहब्बत जागने का रीजन क्या है, वजह क्या है? नहीं, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता। मैंने एक सन्यासी होने के नाते, देखो, मैं यदि मोदी जी की बहुत बड़ाई करता हूं तो आप कहते हो कि आप क्या मोदी जी के, बीजेपी के प्रवक्ता हो। अभी मैंने मोदी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा, वो देव तुल्य है, वो एक ऋषि तुल्य है। अब मैं देव तुल्य, एक ऋषि कल्प, उनको राष्ट्र ऋषि भी मैंने कह दिया, तब भी लोगों को मिर्ची लगती है। और मैंने एक सन्यासी के नाते एक जनरल ओपिनियन अपना दे दिया, तो भी लोग जो है मेरे को ट्रोल करते हैं। तो भाई, मैं जो है सन्यासी हूं, न पक्ष में न विपक्ष में, लेकिन जब देश की कोई बात आएगी और मुझसे मेरा ओपिनियन जाना जाएगा तो मैं सलीके से अपना ओपिनियन देता हूं। आपके जो अलग अलग रोल हैं, आप योग भी सिखाते हैं, आप उद्योग भी चलाते हैं। उद्योग भी चलाते हैं। किसके लिए चलाते हैं? नहीं, आगे और क्या क्या करते हैं? आप राजनेताओं को भी ज्ञान देते हैं, राजनीति में भी आप अपनी बातें रखते हैं। क्यों पूछते हो मेरे से? इसमें से कौन पहले सा, ओपिनियन पूछोगे, बाद में मुझे ठोकोगे। इसमें से कौन सा रोल है जो आपको बड़ा स्वाभाविक लगता है, जिसमें देखिए, सन्यासी हमेशा से देश के लिए जीते रहे हैं।
देश के लिए पुरुषार्थ करते रहे। मैं गौतम कड़ाद पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद का वंशज हूं और उन्हीं ऋषियों ने देश बनाया है। किसी राजनेता ने रानी महाराजा ने देश नहीं बनाया। भद्रम इच्छन्त ऋषाः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस दातम तदस्मै देवा उपसम्नमन्तु। थोड़ी संस्कृत पढ़ लेना। अब 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। यहाँ पर आपने अष्टाध्यायी पढ़ी है? पढ़ी है। अयून रीली के ओंग वृद्धिराजिता 4000 सूत्र सुना दूंगा अभी भी, बोला नहीं। पहला सूत्र आपको याद है? मुझे याद है, मैंने रटी हुई है अष्टाध्यायी। अथ शब्दानुशासनम। नहीं। अब बताओ क्या है? अब छोड़ दीजिए, वो नहीं है। मैं अष्टाध्यायी जानता हूं। अथ योगानुशासनम से योग सूत्र शुरू होता, अथ शब्दानुशासनम, अथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुशासनम। चलो जी, ये बताइए कि कांग्रेस को आयुर्वेदिक चिकित्सा की जरूरत है या एलोपैथी चिकित्सा की जरूरत है? अभी एलोपैथी चल रही है। यदि आयुर्वेद शुरू हो जाएगा ना तो जड़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है बीमारियों को। आपके पास आना चाहिए ना इस योगिक चिकित्सा के लिए। देखो, हमारे तो द्वार सबके लिए खुले। आरो भद्राः कृतवो यंतो विश्वतः। चारों ओर से हमारे पास जो भी आएगा उसी का कल्याण कल्याण। अभी भी आपने जो बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं होगा यात्रा से, तो क्या स्वामी जी अपना अस्तित्व तो बचाएंगे। तो क्या मतलब बचाने, क्या माना जाए? पाला बदलने का इरादा है क्या? किसका? अरे स्वामी रामदेव कभी पाला नहीं बदलता है। मैं अपने विचार पर, सिद्धांत पर, लक्ष्य पर, ध्येय पर अटल था, अटल हूं, अटल रहूंगा। मेरी कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मनी तो साधु की होनी नहीं चाहिए। बैरी से भी साधु को बैर नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं शत्रु बुद्धि विनाश है, शत्रु की भी शत्रु बुद्धि का विनाश हो। शत्रु का विनाश नहीं चाहते। आप कांग्रेस को फिर क्या मंत्र देना चाहेंगे? मैं कांग्रेस को इतना ही मंत्र देना चाहता हूं। देखो, कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उसको अपना वजूद बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र है जो चल रहे हैं। चलते रहो। ये बताइए कि अभी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह गए थे सीमांचल में और उन्होंने एक तरीके से लालू जी को चेताया कि नीतीश कुमार कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है इस हालत में क्या विपक्ष एक हो पाएगा इस बार? देखो, लोग रोज दुहाई देते हैं विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, फलाना ढिकड़ा। विपक्ष अपने कर्मों से खत्म होगा। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। आदमी को अपने कर्म पर, अपने आचरण पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, घर गृहस्थी हो, खेती हो, बाड़ी, कुछ भी हो भाई, कर्म करो। कर्म से, पुरुषार्थ से आप अपने मंजिल पाते हो। और जो पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा हूं, जो विपक्ष की कोशिश चल रही है, एक तो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, एक ये कोशिश चल रही है कि भाई ऐसा विपक्ष खड़ा किया जाए जिसमें कांग्रेस शामिल न हो। कैसे देखते हैं आप इन प्रयासों को? देखिए, विपक्ष कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन विपक्ष में एका नहीं है, संगठध्वम संवदध्वम नहीं है। दूसरी बात, सारा विपक्ष भी मिलकर के मोदी जी का जो चरित्र वो हिमालय जैसा है। वो उसके सामने राई जितने भी, जीरा जितने भी, ऊंट के सामने, जो पहाड़ के सामने ऊंट जितने भी दिखाई नहीं देते। तो ये जो है विपक्ष की हालत, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए 2024 में तो मोदी आने वाले हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा, काम कर रहे हैं साहब सभी दिशाओं से देश में। और देश जो है ना, वो देखता है कि किसमें क्या रुतबा है, किसका क्या जज्बा है, किसमें कितना शौर्य है, वीरता, पराक्रम है। और मोदी जी के देश के अलावा कोई और उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। विपक्ष भी जिस दिन उनकी तरह पुरुषार्थ करने लग जाएगा, उस दिन कहीं मुकाबले में आकर के खड़ा होगा। अभी तो बहुत दूर है। पिछली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तब आपने कहा था कि नीतीश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शराबबंदी का। कैसे आंकते हैं आप नीतीश कुमार को? ठीक है, नीतीश कुमार जी का एक अपना पॉलिटिक्स करने का तौर तरीका है। वो ओबीसी को, मुसलमानों को और अपने हित को साधते हुए कैसे उनको सरवाइव करना है, उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की हैट्रिक लगेगी वो। पर आपने तो भारत भ्रमण इस बार किया नहीं। आप बैठे बैठे बता रहे हैं, जैसे हम लोग, आप कहते हैं कि बैठे बैठे स्टूडियो में बता देते हैं। साहब, मैं 365 दिन काम करता हूँ। 4 AM to 10 PM मेरे वर्किंग आवर्स हैं। एक दिन में ही प्या बोल जाएगी, आकर के रहो, तब पता लगेगा। बाबा मुफ्त की नहीं खाता है, बाबा भीख मांग करके नहीं खाता है। बाबा प्रमादी नहीं, प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृतम अमृत पदम अकर्मादस्यु। मैं पुरुषार्थ का पुजारी हूं
और देश को देखता हूं, पूरे देश में अभी भी घूमता रहता हूं और भी घूमूंगा, और देश को जानता हूं ना। मैं रोज कम से कम 2-3 हजार लोगों से मिलता हूं साहब। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो आप संस्कृत में कोट करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत सुना दिया, पर इनको तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ये बता देता हूं, बिना डोर की पतंग यहां उड़ाते हैं आप कभी? वैसे मैं पूछ रहा हूं। अरे देखो, बिना डोर के पतंग उड़ ही नहीं सकती। देखो, मैं शास्त्र का व्यक्ति हूं। मैं अपनी अतीत को, अतीत के गौरव, वर्तमान के पुरुषार्थ और भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न लिए मैं जीता हूं। एक जिंदा सन्यासी हूं, मुर्दा नहीं हूं। पीओके की बात हो रही है, पीओके पर कुछ करना चाहिए आपको लगता है? अब पीओके का भारत में विलय हो जाना चाहिए। 2024 से पहले हो जाए तो और मजे आ जाएंगे। आप बताइए कि आप जब मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तो क्या इन मुद्दों पर बात होती है? कभी आपने पीओके पर बात की? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो राहुल गांधी जी के बारे में कतई बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो कोई राजनीतिक बात कतई नहीं होती है। देश की शिक्षा, देश की चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो, 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति कैसे बनेगा, इस राजनीतिक गुलामी को तो हमने खत्म कर दिया। अब ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी से देश कैसे बाहर निकलेगा, इसमें हम सब मिलकर के क्या काम कर सकते हैं। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता है साहब। वो भी फकीर, हम भी फकीर। देश को मिलकर के कैसे बनाए अमीर, इसके बारे में सोचते हैं। गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटाओ की बजाय अमीरी बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ, इस बारे में चर्चा होती है। आप एक तरह से योग तो सिखा ही रहे हैं सबको, लेकिन देख रहे हैं कि इधर आप संपत्ति भी बढ़ा रहे हैं। देश पतंजलि के जो शेयर हैं उनके भाव पिछले 6 महीने में 2.5 गुना बढ़ गए। 40,000 करोड़ की बात हो रही है 5 अरे साल नहीं, में। 50,000 करोड़ से ऊपर। आप तो 5 साल में आप 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 5 साल में तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की बात होगी। मैंने हेल्थ भी दिया सबको, वेल्थ भी दे रहा हूं। मैंने करोड़ों लोगों को आरोग्य निधि, उनके जीवन बचाए, उनके रोग मिटाए, उनके व्यसन मिटाए। और अब ये जो मैंने कहा ना कि 5 लिस्टेड कंपनी होंगी, किसके लिए? आप कह रहे थे भारत 5वीं अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? मेरा तो सपना है 2040-45 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और इसमें 5 लाख करोड़ से लेकर के आगे धीरे धीरे मैं तो चाहूंगा 10 लाख करोड़ रुपए तक की आहुति पतंजलि की ओर से लगे। अभी तक हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, 5 लाख लोगों को और हम रोजगार दें। और कुछ लोग जो है शेयर मार्केट, जिसको कैपिटल मार्केट, नेटवर्थ की एक अलग ही तरह की दुनिया है, लेकिन ये सबसे प्रगतिशील तरीका है प्रगति का, आर्थिक विकास का, क्योंकि वह मल्टीपल मिलता है। जितना प्रॉफिट कमाते हो ना, यदि आप 20% आपका एबिटा है तो आपको 50 का मल्टीपल मिलता है। जो आप कर रहे हो उसे 50 गुना आपको पहले दिन मिल गया, जो 50-100 साल बाद मिलता है। तो ये 50-100 साल पहले, देश को 50-100 साल आगे कैसे रखना है उसका तौर तरीका है, और इसे देश को सिखाना चाहता हूं मैं। ये बताइए, एबिटा क्या होता है? एबिटा होता है इनकम बिफोर इंटरेस्ट, ट्रस्ट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अब आपको अमोर्टाइजेशन क्या होता है, आपको तो एक शब्द, अभी तो मैं आपको सिखा दूंगा पूरा अर्थशास्त्र। ये जो है एबिटा के अलावा ये जो पूरा कैपिटल मार्केट चलता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से चलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चलता है। वहां पर भाव यद्यपि भगवान होता है, लेकिन आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, सेल्स मार्केटिंग से लेकर के, एक सन्यासी के साथ साथ आपको एक योग के साथ साथ, कर्मयोग के साथ साथ उद्यमशीलता के ऊपर, उद्योग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो योग और उद्योग मिलते हैं ना, तो फिर ये एबिटा का सहयोग होता है। इस सब के बावजूद एक तो ये आपका एक नया रंग आप देखने को मिल रहा है, ये वाला, जिसमें आप लग रहा है कि सूटेड बूटेड रामदेव भी हो सकता है। सूटेड बूटेड का क्या मतलब है? ये फकीर नहीं रहेगा स्वामी रामदेव। और हिंदुस्तान को अमीर बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए, देखो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, और उस पुरुषार्थ से जो अर्थ आ रहा है उसको समर्थ भारत बनाने में, परमार्थ में लगा रहा हूं। दिक्कत क्या है मेरे भाई? मैं देख रहा हूं कि आप योग के सवाल में, पॉलिटिक्स के सवाल में तो आप इस तरह से नहीं रोक रहे थे, बिजनेस के सवाल में आप मुझे रोके जा रहे हैं। इतना आपको कुछ आता आपको नहीं कहने ना को, बिजनेस, अभी मैं आपसे सिखा पूछ दूंगा, रहा हूं, देश को भी सिखाऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसके बावजूद 2014 से 2020 के बीच 35,000 उद्योगपति देश छोड़कर गए। अच्छा, आप भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, इन्हीं में फंसे हुए हो। जो छोड़ करके गए उनसे पूछो, स्वामी रामदेव कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। कुछ लोग ना इतने कायर, कमजोर, बुज़दिल होते हैं, जरा सी प्रतिकूलताओं को सहने की जिनकी आदत नहीं है, कंफर्ट लेवल में जीते। स्वामी रामदेव कंफर्ट में नहीं जीता,
युद्ध के मैदान में युद्धस्व विगत ज्वर। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपने कहा पीएम अजय हैं, पीएम मोदी 2024 में हैट्रिक लगेगी उनकी। अगर कोई नॉन गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है तो ये पीएम मोदी के लिए अच्छा है या खराब है? दूसरा सवाल तो लगभग बनना ही तय है। देखो, लगभग अशोक गहलोत जी का बनना ही तय है, और उसमें कारण यह है कि अब शायद आरएसएस मॉडल पर कांग्रेस पार्टी चलेगी। तो आरएसएस को चाहे कितने ही कोसते हो, उनको सीखना उससे ही पड़ता है उसमें। लेकिन आरएसएस मॉडल में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव तो नहीं होता, यही तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। देखो, कांग्रेस का अब इस बार जो चुनाव होगा, जो कांग्रेस माने गांधी घराने के प्रति जो पूरे वफादार होंगे वो इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। और जो है राहुल गांधी जी शायद मैदान जंग में पुरुषार्थ करेंगे। जितनी हिम्मत है सोनिया गांधी जी भी संघर्ष करेंगी, तो कुछ लोगों को शायद प्रेरणा मिलेगी। तो कांग्रेस शायद, मैंने कहा ना, कांग्रेस मृत्यु से बच जाएगी। आप अभी भी क्या मानते हैं कि एलोपैथिक जो डॉक्टर है, कोरोना में हमने देखा उनका रोल, वो आप अपने पुराने बयान पर कायम हैं? आपको लगता है कि आप इतना गाली क्यों देते हैं उनको? मैं गाली किसी को नहीं देता। मैं एक ही बात कहता हूं, एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो बीमारियों का टेम्परेरी इलाज करते हैं। मैं बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को, एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज को यदि क्योर करता हूं। आज तक एलोपैथी का सारा WHO से लेकर के पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के, जिनको मैं ड्रग माफिया तक कहता हूं, वो सारे मिलकर के किडनी को रिवाइव करने की दवा नहीं बना पाए। मैंने बनाई है, और पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की मैं बात करता हूं। मैंने किडनी फेलियर्स को ठीक किया रिनोग्रिड से, लीवर फेलियर्स को ठीक किया लिवोग्रिड से। तो मैंने यदि लीवर किडनी फेलियर को रिवर्स किया, मैंने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया, तो इसके ऊपर मुझे पुरस्कार मिलने चाहिए या मुझे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए? आप बहुत तीखी आलोचना करते हैं उनकी। क्यों ना करूं? अरे उन्होंने 30 साल तक मुझे ठोका, ढोंगी बाबा बताते थे, मैं तो थोड़ा सा ही ठोक रहा हूं। इतनी छोटा ठाका ठाकी तो बनती है मेरे भाई। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि आप तो स्वामी हैं, ठोका ठाकी आप करेंगे? अरे वो स्वामी तो बदला लेगा, मतलब हम स्वामी हरियाणा याद में रखेगा शरीर कि पैदा इन्होंने हुआ मुझे ना। ठोका तो मैं भी इनको ठोकूंगा। ये स्वामी का आचरण है। अरे प्रतिशोध नहीं है, ये एक लोक भाषा है कि मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये तुम्हें भ्रमात है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस की ओर नहीं होगा, और इसके मैनेजमेंट की दवा के नाम पर ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से लाखों करोड़ों लोगों के मन में आपने कुंठा बैठा दी को कभी ठीक ही नहीं होंगे। और मैं ठीक कर रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं? हर कोई ये कहता है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मैकाले ने बर्बाद कर दिया, ये सच्ची बात है। चाहे जो हो। अब सवाल ये है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी, इस सरकार ने योग ऋषि रामदेव को शिक्षा का भी जिम्मा दे दिया, भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दिया। क्या होगा? रामदेव को कैसे याद किया जाएगा? स्वामी रामदेव को एक सक्रिय सन्यासी के तौर पर, एक कर्मयोगी के तौर पर, और इस देश की शिक्षा और चिकित्सा की दिशा बदलने वाले सन्यासी के तौर पर याद किया जाएगा। 1835 में मैकाले जो इस देश की शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करके गया, मैं चाहता हूं शिक्षा में मूल्यों का समावेश हो, जीवन भी रहे, आजीविका भी रहे, शिक्षा के अंदर इंफॉर्मेशन भी रहे, ट्रांसफॉर्मेशन भी रहे। उस शिक्षा के द्वारा ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व तैयार हो कि हमारे बच्चों के अंदर वो जुनून हो, शौर्य, वीरता, पराक्रम हो, स्वाभिमान हो, जिससे कि वो दुनिया में इतिहास घड़ सके। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी आधा अधूरा उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हैं। तो मैं एक न्याय की बात करता हूं, सत्य की बात करता हूं। यद्यपि मैं थोड़ा विद्रोही सन्यासी हूं क्योंकि दयानंद का चेला हूं, लेकिन मैं देश में कुछ ऐसे मौलिक काम करना चाहता हूं जिसकी आने वाली पीढ़ियां हमारी सही दिशा में आगे बढ़े। मैं आपसे पूछता हूं, आप कुछ ठोकने बजाने की खूब बातें करते हैं, पर आप भी डरपोक स्वभाव के हैं। डर? मैं ये पूछ रहा हूं, स्वामी राम से डरता है डर? स्वामी रामदेव कहते हैं कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, पतंजलि पर देखिए क्या क्या कह रहे हैं। अगर डरपोक नहीं होते उनका नाम लेते, नाम ही नहीं लिया। 100 से ज्यादा पत्रकारों के ऊपर केस कर दिया, क्रिमिनल केस और करने वाला हूं, लाखों करोड़ों का जुर्माना हर्जाना देना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। अभी पत्रकार वार्ता करके नहीं, उसके आगे आते ही, हरिद्वार में आते ही पतंजलि बीफ मसाला बना दिया। रोज की रोज जो हमें जो बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब मैंने कोई इलीगल इमोरल काम नहीं किया तो मुझे बदनाम क्यों करेंगे? और जो करेंगे उनको ठोकूंगा, न्यायालय में ठोकूंगा।
लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ठोकूंगा। इस बार माफीनामा भी नहीं मानूंगा। क्या मतलब हुआ? मैं देश का हित करने में लगा हूं, परोपकार करने में लगा हूं। मेरे साथ में एक अपराधी की तरह कई तरह के बकवासें क्यों की जाती है? मैं राष्ट्रवादी हूं, अपराधी नहीं हूं। और मुझे जैसे क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव ठग है। क्या किसका ठग लिया? किसकी भैंस खोल ली? किसकी खूट बाली है? मैंने क्या गलत कर दिया? स्वामी रामदेव ने मिलावट कर दी साहब, स्वामी रामदेव ने ये लूट लिया, वो लूट लिया। अरे भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं और देश के संविधान और कानून के दायरे में काम कर रहा हूं। क्या नहीं करना चाहिए? और मेरे काम करने से करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए? ये बताइए कि एक और जो चिंता है देश में, वो लंपी वायरस को लेकर है, और मेनका गांधी ने कहा है कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट से बच के रहना चाहिए। इस पर आप ये भी गौ माता को बदनाम करने की साजिश है। पहले तो लंपी वायरस पाकिस्तान से है, इसकी जांच होनी चाहिए। और लंपी वायरस से हमने अपनी एक गाय भी नहीं मरने दी, यद्यपि सभी जगह गायों को हो गया। हम सब उसका दूध पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं। मेरे को कोई दिक्कत दिख रही है क्या आपको? आपको भी पिलाऊंगा। आप थोड़े मुस्कुराते कम, उसके बाद मुस्कुराने लग जाओगे। लंपी वायरस हो रखा, उसी गाय का मक्खन खिलाऊंगा, उसी का दूध पिलाऊंगा और साथ में घर के लिए भी दे दूंगा घी। देखता हूं क्या होता है। मतलब ऑन एयर घूस देते हैं आपको। मैम पूछिए। थोड़ा मक्खन लगा रहा हूं, थोड़ा हंस लो जी। बाबा जी, अभी आपने संजीवनी बूटी खोज अभियान शुरू किया है, क्या इसको एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में देखना चाहिए या फिर इसको ये सोचना चाहिए कि बाबा रामदेव को भारत के ऋषि मुनियों की समकक्ष स्थापित करने का एक प्रयास है? देखिए, पूज्य आचार्य बाक्षण जी अभी करीब 24-25 हजार फीट की ऊंचाई पर हिमालय में है, बर्फ के बीच में, चट्टानों के बीच में। एक ही लक्ष्य है, जो अनामित अरोहित जो चोटियां थी उन पर चढ़ना और हिमालय की वो दौलत, वो जंगल, वो जड़ी बूटियां, वो जवानी, वो पानी, वो हिमालय की संस्कृति, वो सभ्यता जिससे लोग अभी अनजान थे। मैं तो उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहता हूं। और करीब 4 लाख पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं थी। उसके ऊपर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया से लेकर के बहुत कुछ करने का इरादा है। तो पूज्य आचार्य बाक्षण जी और स्वामी रामदेव इसी में लगे हैं कि हमारे सनातन ज्ञान को नूतन अनुसंधान के साथ विश्व पटल पर रखा जाए और इससे विश्व कल्याण हो। बाकी नाम गाम तो सब चलते रहते हैं। मैं कुछ नेताओं के नाम लेता हूं। जरूर लो साहब। इनको कौन से योग करना चाहिए? हाँ, ये तो राहुल गांधी। राहुल गांधी को चरैवेति योग तो कर ही रहे हैं वो। अभी उनको सिंहासन योग करना चाहिए, अर्थात सिंहासन मोदी जी वाले पे नहीं बैठ सकेंगे। अभी अपना कांग्रेस का आसन बचाने के लिए उनको कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी को संयम आसन करना चाहिए। उनको अभी संयम बरतना चाहिए। अभी से वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। कोई सपना देख सकता है लोकतंत्र में, लेकिन अभी दिल्ली में शराबबंदी के ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको। कम से कम लोग शराब पिएं, उससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और देखो, अब आगे तो बढ़ ही रहे हैं। योगी जी? योगी जी तो हठयोग की परंपरा के हैं। गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ से लेकर के ये तो हठयोग की परंपरा के, जो कर रहे हैं ठोको, जमे रहो, हठयोग आसन। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी को समाधि आसन करना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त खराब चल रहा है। समाधि में रहे थोड़ी देर। समाधि बीच बीच में अपना ओपिनियन देते रहे, जो देते रहते हैं ट्विटर आदि पर, और भी करते रहते हैं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी को चक्रासन करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी चाहिए। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि वो फिर आ जाएं बीजेपी में? आप कुछ भी समझो, मेरे से शॉर्ट में पूछा आपने, शॉर्ट में जवाब लो। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो साहब वो तो राजयोग आसन कर ही रहे, वही करना चाहिए उनको। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को समता आसन करना चाहिए, सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। अभी वो उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। हिंदू मुसलमान सबको समता आसन, ममता के लिए समता आसन। आपने कहा कि मुझसे सवाल राजनीति पे पूछा जाता है, तो ये अनायास राजनीति के सवाल आपके सामने आते हैं, या आपको लगता है कि कुछ समय तक चर्चा में नहीं है तो कुछ राजनीतिक बात भी करनी चाहिए तो चर्चा ज्यादा होगी? मैं कभी भी चर्चा के लिए ना कोई काम करता हूं, ना कोई विवाद खड़ा करता हूं, कोई कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करता। मैं अपना काम करता हूं। अब काम करते करते चर्चाएं होने लगती तो मैं क्या करूं?
विवाद करते हैं। मैं हर विवाद को, हर अफवाह को, हर षड्यंत्र को अपनी ताकत में तब्दील करने का हौसला रखता हूं। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी ना हारो। मैं अपने रास्ते पर चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी। बड़ा अच्छा वातावरण है ना, तो कुछ अच्छे भजन भी होने चाहिए। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान बारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, तू भी है और तुम भी मेरे साथ रहो मेरे प्रभु। कुछ कह रहे थे आप, बड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने साल बाद ये जो कोशिश अब हो रही है कि मोहन भागवत जाते हैं मदरसे में, मदरसे की तरफ से कहा गया ये तो राष्ट्रपिता हैं, ये कोशिश क्या दिखाता है? ये कोशिश ये दिखाता है कि भारत अब एकता, अखंडता और संप्रभुता के रास्ते पर परम वैभवशाली भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सब मिलजुल करके चलेंगे तो ही देश बनेगा और देश बचेगा। मैंने ट्विटर से सवाल पूछे थे और ट्विटर से बहुत सारे सवाल आए, और ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों ने भेजा। मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूं। प्रिंस कुमार, विशाल BHU, मोतीलाल शर्मा, दीपक अरे आप सिंघल, खुद ही पूछ लो ना, मनीष दूसरों का नाम क्यों ले रहे भारद्वाज, हो? राकेश यादव, आदर्श तिवारी। सवाल छोटा सा है, हाँ, काला धन कब आएगा? काला धन कुछ आ गया, कुछ आ जाएगा। कब आएगा? मोदी जी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। देखो, जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने उनको कहा कि अब काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, देश का व्यवस्था परिवर्तन से लेकर के स्वदेशी गौरव इस देश में पुनः प्रतिष्ठापित हो, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, अब देश सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और अलग अलग प्रकार की शिक्षा, चिकित्सा की गुलामियों से मुक्त हो। ये काम अब आपके ऊपर है। मैं ठीक करूंगा लोगों का काला मन, आप ठीक करो काला धन। तो काला धन बढ़ रहा है स्विस बैंकों में, ये भी आपने पिछली बार मुझे बताया था। ऐसा जो है, मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि काले धन के ऊपर भी मोदी जी काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी सही दिशा में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पूरी दुनिया में फिर से मंदी का दौर चल रहा है। तो एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनको काम करने चाहिए वो लगभग 18 घंटा काम करते हैं। अब तो काला धन की बात कर रहे हो, लोग तो कहते हैं बाबा 30-35 रुपए का पेट्रोल दिलाओ। ये भी सवाल है मेरे पास आगे, उसका क्या, वो कब होगा? वो यदि टैक्स हट जाएं या घट जाएं तो मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। एकदम पक्की बात कह रहा हूं, तो क्यों नहीं? बेखौफ कह रहा हूं। तो आप क्यों नहीं उस पर प्रयास अब वो करते? टैक्स ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं इनको, शायद देश भी चलाना है, इसलिए जो है वहां से अच्छा टैक्स मिल जाता है। तो आपने पहले वादा क्यों कर दिया था? पहले मैंने कहा था टैक्स हटा, मैं कोई गवर्नमेंट थोड़ी चला रहा हूं। मैंने कहा था ऐसा होगा, तो मैं नीतियों की बात कर रहा था, देश में ऐसी नीतियां होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ देश में और ज्यादा, जितना चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, एप्पल तो मैंने सुना आ रहा है, जितना चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यदि भारत में शिफ्ट हो जाए तो टैक्स घट सकता है। और टैक्स कम होगा तो लोग भी जो बाहर छोड़ के देश जा रहे हो उसका एक कारण टैक्स भी हो सकता है। कुछ लोग कंफर्ट लेवल में ज्यादा जीना चाहते हो तो जाएंगे छोड़े। एक सवाल है कमर वहीद नकवी जी का, जो जर्नलिस्ट हैं, जी आप जानते होंगे उनको। जी साहब, उन्होंने पूछा कि ईश्वर न करे ऐसा हो, पर अगर आपको कभी एलोपैथी की जरूरत पड़े मेडिसिन की, तो क्या आप अपना इलाज करवाएंगे? मैं नकवी साहब से 2 बातें कहना चाहता हूं। मैंने हमेशा कहा है, सर्जरी अब कहीं टूट फूट होगी, मैं वैसे तो कोई अपने आप तो टूटने फूटने वाला हूं, कोई एक्सीडेंट हो गया और कहीं जोड़ना पड़ता है तो कोई पैथी नहीं है, ये एक सर्जरी है, एक शल्य चिकित्सा, एक विज्ञान है जिसके आदि प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत हैं। तो सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स, पहली बात तो मुझे न कभी हार्ट अटैक होने वाला, न कभी ब्रेन हेमरेज होने वाला, न लिवर किडनी फेल होने वाली, मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स काफी एडवांस बना दिए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी में मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी बहुत एडवांस है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं अंधा विरोधी नहीं हूं, किसी का ना अंधभक्त हूं, मैं लॉजिकली बात करता हूं। इसलिए मैं एलोपैथी का दुश्मन हूं ऐसा सोचना ये मूर्खता है। आप ये अनुभक्त तो हैं। किसके? पतंजलि के। पतंजलि तो हमने एक विश्व का बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा किया, और आज जैसे
साउथ कोरिया ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, अलग अलग कुछ देशों में बड़े बड़े ब्रांड खड़े किए, तो मुझे गौरव है कि बड़ा ब्रांड खड़े करें, और वो भी ऋषि के नाम से और राष्ट्र के लिए। तो अंधभक्त है ना? देश के लिए अंधभक्ति होनी चाहिए। अब दौर है रैपिड राउंड का, यानी मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप कह सकते हैं पास, यानी मुझे सवाल का जवाब ही नहीं देना। मैं देखूंगा कि आप कितने सवाल इसमें पास करते हैं। दुनिया भर में एक तरीके से 2 फाड़ हो रहा है, एक रूसी खेमा बनता जा रहा है और एक अमेरिका का खेमा बनता जा रहा है। भारत को किस तरफ होना चाहिए? युद्ध कभी भी किसी बात का समाधान नहीं हुआ करते, दोनों को समझौता कराने में भारत को आगे आना चाहिए। अमेरिका की भी हठधर्मिता है, वो सारी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, हथियारों के जरिए अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी थोपना चाहता है, और पुतिन भी अपनी हैसियत, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझ रहे। तो मुझे लगता है दोनों में संवाद करके, संवाद ही समाधान है, इसमें इस भूमिका में भारत को और पीएम साहब को होना चाहिए। ये बताइए कि आगामी जो बजट है उसमें ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए, महिलाओं पर या मध्य वर्ग पर? सबसे ज्यादा ध्यान इस देश में मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर दिया जाना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उस पर दिया जाना चाहिए। और ऑब्वियसली जो मध्यम वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, उनके कल्याण की योजनाएं तो जरूर उन पर तो फोकस होना ही चाहिए। देश में जितनी सामाजिक और आर्थिक असमानता की खाइयां पटेंगी, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। इस सवाल की खातिर, क्योंकि सवाल में सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, मध्य वर्ग या महिलाएं। देखो, आपने पूछा, मैंने तीसरा उत्तर दे दिया, आपने बोला था। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, विदेशी निवेश या हमारे देश के उद्योगपति और उनका उद्यम? देखिए, एक समन्वित प्रयास करना पड़ता है। आज मैं स्वदेशी का पूर्ण पक्षधर हूं, लेकिन जो है कुछ थोड़ा बहुत तो युग धर्म के अनुरूप आपको जमाने को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा सर्वोपरि प्राथमिकता आत्मनिर्भरता को, स्वदेश को और स्वदेशी को ही देनी चाहिए, जो मोदी जी दे रहे हैं। आगे 2 सवाल हैं, 2 ऑप्शन हर सवाल के साथ हैं, और मैं चाहूंगा इस बार आप चुनिएगा, इस बार आप ये गोलमोल बातें मत कीजिएगा। मैं न्यायपूर्ण बातें करता हूं, गोलमोल नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की तरफ से बेहतर चुनौती कौन दे सकेंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? दोनों ही नहीं। दोनों में से बेहतर कौन है? सारे विपक्षी मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, जैसे कहते हैं ना, पूरे विपक्ष को गड़ा करके लोहे की तरह एक कर दिया जाए, तो भी चुनौती नहीं दे सकते। इतना बड़ा व्यक्तित्व तो हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी का। विपक्षियों की बात करें तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह पूछ रहा हूं, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? इस समय तो केजरीवाल जी रेस में सबसे आगे है। देश के विकास के लिए योगदान देना हो तो भविष्य में पतंजलि ट्रेन शुरू करना चाहेगा या एयरलाइन सर्विस? पतंजलि का इरादा न ट्रेन शुरू करने का है, न एयरलाइंस। पतंजलि की जो मूल प्रकृति है वो अपनी मूल संस्कृति के साथ जुड़ी हुई। कोई भी ब्रांड का ना एक फिलोसफी होती है, इसलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा बिजनेस भी पढ़ लो, पत्रकारिता तो पढ़ ली। तो पतंजलि ब्रांड की फिलोसफी जुड़ी है हेल्थ से, एजुकेशन से, कैरेक्टर बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग के, वो काम जो हमारी ऋषि संस्कृति और सनातन संस्कृति के अनुकूल है। तो हवाई जहाज या रेलगाड़ी? पतंजलि जिन कार्यों को कर रहा है, इन्हीं को और विराट रूप देगा। विश्व की शिक्षा और चिकित्सा की दिशा बदलने में हम काम करेंगे। पूरी दुनिया में मेरा इरादा है पहले 10,000 और बाद में 1 लाख पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स खोलना। पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 12वीं तक के और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देना। और पतंजलि का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, मैं कहूंगा 80% इन्वेस्टमेंट हेल्थ और एजुकेशन में ही होने वाला है, और यही किसी देश को बनाते हैं। आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ के आपको गोलमोल पसंद नहीं है तो गोल गोल सवाल के जवाब दिए, सीधे सीधे जवाब दिए। और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अब ज्यादा आक्रामक हो गए। ये शायद पहली बार है कि आप सवाल
पूरे पूछने नहीं देते, आप बीच बीच में आते हैं, अड़ते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, स्वभाव में परिवर्तन आया है। शायद पराक्रमी होना चाहिए, सबको स्वाभिमानी होना चाहिए। शायद इसकी बड़ी वजह उम्र भी हो। हे मेरे धन्यवाद। राम, दिबांग भाई को भगवान और ज्यादा ऊर्जा देना, जिससे कि अगली बार दोनों का पराक्रम आमने सामने खूब जोरदार हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।